हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगी, जो कि हमारे नेट के पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसका पॉलिटिकल साइंस है। इससे जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए जो मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में से शुरुआत कैसे हुई थी। पहले तो देख लीजिए, एक होता है कंपनी रूल, जो कब से कब तक स्टार्ट हुआ था। 1773 से लेके 1858 तक। उसके बाद क्राउन रूल जो था वो कब से कब तक था। 1858 से लेके 1947 तक। ये था कंपनी रूल एंड क्राउन रूल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड में, इंडिपेंडेंस से पहले भारत बहुत सारे अलग अलग हिस्सों में बांटा गया था, जिसमें कि 11 प्रोविंसेस थी और कुछ ऐसी स्टेट्स भी थी जो कि इंडियन प्रिंसेस रूल करते थे अंडर सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। अब ये सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम होता क्या है और ये किसने लाया है? ये लॉर्ड वेलेस्ले ने लाया है। सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम वो होता है जिसमें कि जो किंग होता है, अपनी टेरिटरी के अंदर उसे ब्रिटिश फोर्स को रखना पड़ता है, ताकि उसके किले की जो उसकी टेरिटरी उसकी प्रोटेक्शन हो सके। मगर इस सिस्टम में ब्रिटिशर्स ने क्या कहा है कि जो भी हम अपनी टेरिटरी पे हमारी फ़ोर्स को रखेगा, उन्हें उसे अलाउंसेस देने पड़ेंगे। अगर वो उन्हें अलाउंसेस नहीं देते हैं तो हम उनकी टेरिटरी को ले लेंगे, उनसे छीन लेंगे। 1765 में कंपनी रूल जो था, उनको फुल राइट्स दिए गए थे, दीवानी राइट्स, यानी कि उनका कंट्रोल था पूरा रेवेन्यू और सिविल जस्टिस पे। पहला इम्पॉर्टेंट जो एक्ट है वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये पहला ऐसा स्टेप था ब्रिटिशर्स का कि वो पूरा कंट्रोल इसका ब्रिटिशर्स पार्लियामेंट का कि वो पूरा कंट्रोल और रेगुलेट कर सके ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों को। उस टाइम पे जो गवर्नर था बंगाल का, उसे गवर्नर जनरल बंगाल बना दिया गया और 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स दिए गए ताकि वो उन्हें असिस्ट कर सके। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारन हास्टिंग। उस टाइम पे एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया फोर्ट विलियम कैलकटा 1774 में, और ये प्रोहिबिट कर दिया गया कि जो भी सर्वेंट हो, चाहे वो मतलब कोई भी प्राइवेट ट्रेड कर रहा हो, वो किसी भी तरह का ब्राइब या प्रेजेंट्स ना ले। इसमें एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया गया, जो क्या देखती थी, जो एक रिपोर्ट बनाती थी ऑन द सिविल, मिलिट्री या कॉमर्शियल चीज़ें जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की होती थी, उस पर मतलब रिपोर्ट बना के रखती थी, यानी कि उस पर किसका कंट्रोल था? ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल था। इसके बाद आता है इम्पॉर्टेंट एक्ट है पिट इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब जो मैंने आपको बताया था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था फॉर कमर्शियल, पॉलिटिकल, हर एक पर्पस के लिए, बट 1784 में जो पिट इंडिया एक्ट आया, इसने कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को कंपनी से अलग कर दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे वो कॉमर्शियल फंक्शंस करते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे वो पॉलिटिकल फंक्शंस करते थे। इसमें जो मेंबर उसमें 4 थे जो काउंसिल मेंबर थे, और इसको रिड्यूस करके कितने मेंबर्स ला दिए गए? 3 मेंबर्स ला दिए गए। अब आता है इम्पॉर्टेंट चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसको चार्टर एक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हर 20 साल के बाद आता था। पहला 1813 में आया, दूसरा 1833 में और तीसरा 1853 में। चार्टर एक्ट ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी इंडिया के अंदर, उसे ख़त्म कर दिया गया, और इस एक्ट में क्रिश्चियन मिशनरीज़ को परमिशन दी गई ताकि वो अपनी जो रिलीजन एक्टिविटीज़ हैं उसे प्रमोट कर सके इंडिया में। अब सेकेंड एक्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसमें जो गवर्नर जनरल बंगाल का था उसे गवर्नर जनरल इंडिया का बना दिया गया, और पहला गवर्नर जनरल इंडिया का कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि फर्स्ट गवर्नर था इंडिया का। इस एक्ट ने, पहले हमने 1830 एक्ट में देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी ट्रेड इंडिया में ख़त्म हो गई, मगर 1833 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी वो चाइना के साथ ट्रेड और टी में भी ख़त्म हो गई। अब जो पहले 3 मेंबर्स थे उसमें एक और मेंबर ऐड कर दिया गया, और वो मेंबर कौन सा था? लॉ मेंबर। लॉ मेंबर बनाया गया
The act ended the activities of the East India Company as a commercial body and it became purely an administrative body. इंडिया का फर्स्ट लॉ कमीशन सेटअप कर दिया गया 1833 में और उसके चेयरमैन कौन थे? लॉर्ड मैक्वेलवे उसके चेयर। चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट कर दिया गया गवर्नर जनरल के काउंसिल से। 6 मेंबर जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल से थे उसमें से जो 4 मेंबर थे वो कहाँ से अपॉइंट किए गए थे? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से एक एक मेंबर को चुना गया था। 1853 एक्ट के तहत जो चार्टर एक्ट था इसमें एक ओपन कंपटीशन सिस्टम को अडॉप्ट कर दिया गया, इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जिसको इंडियन सिविल सर्विसेज बोलते हैं। 1853 एक्ट में फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी अपॉइंट किया था। अब आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, यानी कि अब कौन सा रूल चल रहा है? क्राउन रूल 1858 से लेके 1947 तक। द पावर्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन टू एक्सरसाइज बाय द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, और ब्रिटिश क्राउन जो थे वो अपने सेक्रेटरी को भेज देते थे इंडिया में ताकि वो आके वहाँ पे जो वो काम बोलते हैं उन्हें कर सके, मतलब एक पावर एस्टैब्लिश कर सके। और उसको सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को 15 मेंबर्स दिए जाते थे जाकि वो उन्हें असिस्ट करें। अब गवर्नर जनरल जो इंडिया का था वो क्या बन गया था? वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो फर्स्ट वॉइस रॉय थे इंडिया के। इस टाइम पे अबॉलिश कर दिया गया जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, जो पिट इंडिया एक्ट 1784 में आए थे। इंडियन कौंसिल एक्ट ऑफ 1861, एक लॉ मेकिंग बॉडी बनाई गई, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, और वॉइस रॉय जो थे वो नॉमिनेट करते थे इंडियन मेंबर्स को एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 मेंबर्स इंडियन मेंबर्स को नॉमिनेट किया था। वो कौन कौन से थे? राजा था बनारस का, महाराजा था पटियाला का और सर दिनकर राव। इंडियन कौंसिल एक्ट ऑफ 1892, 1892 में फर्स्ट टाइम इनडायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी उसका साइज़ जो था उसे इंक्रीज़ कर दिया गया और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एनलार्ज करने के साथ साथ पावर भी दे दी कि वो बजट को डिस्कस कर सके और अपने क्वेश्चंस को सामने ला सके। अब इंडियन कौंसिल एक्ट ऑफ 1909, इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। लॉर्ड मॉर्ले कौन थे? सेक्रेटरी थे, और लॉर्ड मिंटो कौन थे? वॉइस रॉय थे इंडिया के। डायरेक्ट इलेक्शंस, लेजिस्लेटिव काउंसिल को अब डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुना जाता था और अब जो 16 मेंबर्स थे 16 से इंक्रीज़ होके 60 मेंबर्स हो गए थे। इस टाइम पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स के लिए दी गई थी। अब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है? यानी कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी का कोई इंसान खड़ा है तो उसे मुस्लिम ही वोट कर सकते हैं। लॉर्ड मिंटो को कम्युनल का फादर भी कहा जाता है। सबसे पहले जो लॉ मिनिस्टर थे वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि फर्स्ट इंडियन थे जिनको लॉ मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, इसको मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। मॉन्टेग कौन थे? सेक्रेटरी थे स्टेट के, और चेम्सफोर्ड कौन थे? वॉइस रॉय थे इंडिया के। द स्कीम ऑफ डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस इन द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, यानी कि इस टाइम पे किसको इंट्रोड्यूस किया था? डायरकी। इसमें 2 तरह की लिस्ट दी गई थी, ट्रांसफ़र और रिजर्व्ड लिस्ट दी गई थी। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर कितने थे? 140, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर कितने थे? 60, यानी कि ये किसके द्वारा चुने जाते थे? डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुने जाते थे। The act has required that the 6 members of the Viceroy Executive Council were to be Indians, provided for the establishment of the Public Service Commission. बाइकैमरलिज्म था, यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस थे, काउंसिल ऑफ द स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली। मेजॉरिटी जो मेंबर थे उनको डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुना जाता था। सेपरेट इलेक्टोरेट था सिख क्रिश्चियंस के लिए। सेपरेटेड द सेंट्रल बजट फ्रॉम द प्रोविंशियल बजट, इसने सेंट्रल और प्रोविंसेस के बजट को बहुत अलग कर दिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, इस एक्ट में पावर्स को डिवाइड कर दिया गया बिटवीन सेंटर स्टेट के बीच में।
जैसे पहले था ट्रांसफ़र एंड रिजर्व, उसको कैंसिल करके अब क्या आ गया था, इसको प्रोवर्स को डिवाइड कर दिया गया था सेंटर और स्टेट में। फेडरल लिस्ट जो थी वो सेंटर के लिए थी, प्रोविंशियल लिस्ट स्टेट के लिए और कॉन्करेंट लिस्ट दोनों के लिए। फेडरल लिस्ट में कितनी आइटम थी 59, प्रोविंशियल में 54 और कॉन्करेंट में 36। रेजिडरी पावर्स दी गई थी वॉइसरॉय को। इस टाइम पे डायरकी को पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया था और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया था। फेडरल कोड एस्टैब्लिश हुआ था 1937 में और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी एस्टैब्लिश हुआ था। इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ 1947 एक्ट में इंडिया को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया और एक सॉवरेन स्टेट बना दिया गया। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दी गई बोथ सेंटर और प्रोविंस में। डुअल फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दी गई और डोमिनियन स्टेटस दिया गया। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि हमने अभी तक जो डिस्कस किया है, इंडियन कौंसिल एक्ट कितने हैं, कौन कौन से हैं, 1861 वाला, 1892 वाला, 1909 वाला। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि इंडियन कौंसिल एक्ट इनमें से कौन सा है, कि 1813 है, 1833 है कि 1853 है, इनमें से कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन कौंसिल एक्ट 3 है, कौन कौन से, 1861, 1892, 1909। उसके बाद आ जाता है चार्टर एक्ट। कौन सा एक्ट आता है, चार्टर एक्ट। अब मैंने आपको अभी बताया था कि चार्टर एक्ट कितना है, 1813 वाला है, 1833 वाला और 1853 वाला। इसमें +20 आपको करते रहना, +20 करके रहोगे तो आपको पता चल जाएगी कि चार्टर एक्ट कितने हैं। इसके बाद हमने एक और चीज़ पढ़ी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कितने हैं, 1858 सबसे पहले, 1919 एंड थर्ड वन इज़ 1935। ओके, होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।